A very good evening to our guest of honor, GSTS team, our viewers and our dear professors. I am Astha और आज मैं बोलने जा रही हूँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल एज क्लाइमेट शील्ड। तो ये टॉपिक चूज करने का मेरा मोटिव मेनली तो यही था क्योंकि मुझे एनवायरमेंटल साइंसेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे लिए इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा फन एक्सपीरियंस था। लेकिन आप सबके लिए इसके बारे में जानना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट्स अपनाने वाली हैं, इस पर पॉलिसीज बनाने वाली हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम करने वाली हैं। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसके बारे में जानें ताकि आप क्रिटिकली एनालाइज कर पाएं इसके प्रोस एंड कॉन्स को, और एक जागरूक नागरिक की तरह आप उस पर फीडबैक दे पाए गवर्नमेंट्स को। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी फैमिली में, आपके होम टाउन में, आपकी रिश्तेदारी में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड हो, तो हाँ, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये उनको स्मार्ट एग्रीकल्चर करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टॉक के बाद उनको जरूर शेयर करिएगा यूट्यूब का लिंक। तो चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से आज का ये टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रीजन तो यही है क्योंकि आपको एक करंट फिनोमेना से जोड़ता है जो कि है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके अलावा G20 में भी हमें प्रेसिडेंसी मिली है, तो हम प्रायोरिटीज के साथ चल रहे हैं जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है। तो अगर एक ऐसी कंट्री जिसका इतना बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है, उनकी इनकम सॉइल से निकल रही है, उनको सॉइल के बारे में ढंग से जानना और उसको स्मार्टली यूज करना सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। इसके अलावा हमने 2030 तक अपने लिए 2.5 से 3 बिलियन टन और कार्बन रिजर्वोयर्स जनरेट करने के लिए एम सेट किया है, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस का। तो इसके लिए सॉइल का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने ग्राउंड सेट कर दिया अपनी टॉक के लिए। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट और वेदर, ये दोनों टर्म्स हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनको डिफरेंशिएट करने में, लेकिन ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं होती। वेदर क्या होता है? जो डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट्स में भी कई बार चेंज होता है, ये शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी होता है। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट 30 पीरियड्स के लंबे पीरियड तक हम एवरेज वेदर पैटर्न्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी जोग्राफिकल रीजन का क्लाइमेट कैसा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो जम्मू कश्मीर में अगर जनवरी के मंथ में ही स्नोफॉल होती है तो हर साल जनवरी ही होगी, ऐसा नहीं है कि अगले साल अगस्त में हो जाएगी, उसके बाद सितंबर में हो जाएगी। तो एक पैटर्न होता है जिसमें ये चीजें रिपीट होती हैं हर साल। इसके अलावा अगर हम जाएं राजस्थान में, तो राजस्थान का क्लाइमेट ड्राई है। ऑन द अदर हैंड केरला का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। तो मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे क्लाइमेट और वेदर को। लेकिन मैंने बात की शुरुआत में क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज क्या है? इन्हीं एवरेज वेदर पैटर्न्स में चेंजेस आने को क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। अब ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, ये सदियों से चलता आ रहा है। ये नेचुरली होता है। इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि सन रेज के पैटर्न्स में चेंजेस आना, अर्थ के ऑर्बिट का चेंज होना, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का कम या ज्यादा होना। इसके लिए हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं, जैसे कि पिछले 8 लाख सालों में ही हमने 8 साइकिल्स ऑफ आइस एजेस एंड वार्मर पीरियड्स देखे हैं। अभी लास्ट आइस एज के बाद ही मॉडर्न क्लाइमेटिक एरा की शुरुआत हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कोई नई चीज नहीं निकल कर आई है क्लाइमेट चेंज, ये हिस्टोरिकली होता रहा है। पर आजकल इतना कंसर्न का इशू क्यों बन गया है ये?
सोचने वाली बात है ना। तो चलिए बात करते हैं उस पर भी। 1800s के बाद से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज ने फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो गया, और एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत ज्यादा मात्रा होने की वजह से एनवायरनमेंट में रैपिडली चेंज आने लगे। और इससे क्या इम्पैक्ट आया कि आज ग्लोबल एयर टेम्परेचर सिर्फ एक सेंचुरी के अंदर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। कितनी हैरान होने वाली बात है ना। लेकिन हो सकता है हमें घर पे बैठे बैठे ये इतनी सीरियस बात लग ना रही हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके कुछ इम्पैक्ट्स जिससे आप जरूर हैरान हो जाएंगे। जैसे कि वार्मिंग होती है टेम्परेचर की, इससे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ओशंस का लेवल बढ़ता है, और जो ओशन के करीब कंट्रीज होती हैं, आइलैंड्स होते हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है डूबने का। इसके अलावा हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, इन सब की भी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो रही है, और अगर हमने क्लाइमेट चेंज को अभी नहीं रोका तो आगे इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जहां से हम लोग पीछे नहीं मुड़ पाएंगे। तो हमने बात करी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की। इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों हो रहा है ये सब? तो इसका कॉज है ग्रीन हाउस गैसेस। इनका रोल क्या होता है कि ये हीट ट्रैपिंग गैसेस होती हैं, जो कि सन रेज जब अर्थ के अंदर एंटर करती है तो उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती और वहीं पर ट्रैप कर लेती हैं। अब समझिए कि जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ेगा, उतनी ही हीट एनवायरनमेंट में बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब कुछ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड पर खासकर ध्यान दीजिए। रीजन ये है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन सभी गैसेस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस गैस की खासियत है कि ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाती है। वो है 10,000 साल। ये स्टेजेस में खत्म होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मीथेन की बात करें तो ये 1 डिकेड के बाद खत्म होती है, एटमॉस्फेयर को छोड़ती है, और या फिर ये एटमॉस्फेयर को छोड़ देती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बात करें हम नाइट्रस ऑक्साइड की, तो ये 1 सेंचुरी के बाद एटमॉस्फेयर को छोड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करते हैं कार्बन एलिमेंट की, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनती है जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। तो कार्बन जो है एक साइकिल में प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। अब ये जो साइकिल है, इसमें ये कॉन्टिन्यूअसली एक रिजर्वॉयर, जिसको हम बोल सकते हैं सिंक, उससे दूसरे रिजर्वॉयर में मूव करता रहता है। अब हमारा जो प्लैनेट है और एटमॉस्फेयर है, इनको मिलाकर एक क्लोज्ड सा एनवायरनमेंट बन जाता है, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बाहर आ पाती ना अंदर आ पाती। तो इसलिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कांस्टेंट, कार्बन का लेवल कांस्टेंट रहता है एनवायरनमेंट में। अब ये जो रिजर्वॉयर की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि ओशियंस जितनी बड़ी लार्ज बॉडी हो, या फिर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जितनी छोटी बॉडीज हो, या फिर उनके बीच के साइज की। अब जब बात कर ली हमने कार्बन की, तो हमारे टॉपिक में बात आती है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की। हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा है ना। तो इसको अगर हमें कम करना है तो हमें इसे एनवायरनमेंट से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करेंगे? इसके लिए प्रोसेस है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। या तो रिमूव किया जाता है या कैप्चर किया जाता है, कोई भी एक चीज, और फिर उसको रिजर्वॉयर में डाल दिया जाता है। अब ये रिजर्वॉयर कोई डिब्बा नहीं है, ये आर्टिफिशियल हो सकते हैं या फिर नेचुरल हो सकते हैं। अब जो नेचुरल है हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है सॉइल।
तो नेचुरल रिजर्वॉयर्स में आते हैं ओशियंस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और सॉइल। तो मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगी सारे रिजर्वॉयर्स को और बताऊंगी कि क्यों सॉइल सबसे ज्यादा बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे लिए दिख रहा है यहाँ पर। अगर बात करें ओशियंस की, तो ओशियंस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जो कोल्डर साइड होती है ओशंस की, उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो पाती है एज कंपेयर टू वार्मर साइड। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टोर हो पाती है कोल्डर साइड पर, तो वहां पीएच लेवल बहुत कम होता है, और जिससे जो ओशन की बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ओशंस तो हमारे लिए बहुत बड़ा नो है रिजर्वॉयर के लिए। बात करते हैं फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे तो फॉरेस्ट बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस से जो सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। लेकिन अब मान लीजिए जो डेड और रोटन प्लांट्स हैं सॉइल के सरफेस पे, वो डीकम्पोज होते जाते हैं, है ना। अब डीकम्पोज होते हैं तो पार्टली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है, पार्टली सॉइल में मिक्स हो जाती है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल क्या देखने को मिल रहा है, वाइल्ड फायर्स। अब अगर वाइल्ड फायर्स होंगी तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने रिजर्व की है सॉइल के अंदर, वो वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और इससे इतना बड़ा रिफ्लक्स होगा एनवायरनमेंट में, जो बहुत खतरनाक इम्पैक्ट दे सकता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट भी उतना अच्छा रिजर्वॉयर दिख नहीं रहे हमें। बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड्स बहुत अच्छा रिजर्वॉयर है, क्योंकि इनमें जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, उसके रूट्स में स्टोर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अंडरग्राउंड, और ऐसा कोई खतरा नहीं होता। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉइल की, क्योंकि इंडिया के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगी कि हम सॉइल पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दें। सॉइल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और स्टोर करते हैं रूट्स में, जिससे क्या होता है, कार्बन का लेवल बढ़ता है सॉइल में, और जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो और ज्यादा एनरिच होता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की। इसके अलावा सॉइल इरोजन से बचती है सॉइल। इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन आजकल जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उनकी वजह से सॉइल 10 to 40 टाइम्स फास्टर डिग्रेड हो रही है वर्ल्ड वाइड। इतनी जल्दी तो सॉइल फॉर्मेशन भी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, नेगेटिवली नहीं। नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि जो डिग्रेडेड और एग्रीकल्चरल लैंड्स होते हैं इनकी 50 to 60% ज्यादा कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए सॉइल्स को स्मार्टली यूज करें। इसके अलावा अगर हम एटमॉस्फेयर और वेजिटेशन के जो पोटेंशियल है उसको मिला भी दें, तो उससे भी ज्यादा सॉइल के अंदर कैपेसिटी है कार्बन को स्टोर करने की। इसीलिए सॉइल हमारे लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव निकल कर आ रहा है, और स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना इस समय की नीड बन जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस की, जिससे हम अपनी सॉइल को हेल्दी कर सकते हैं, कुछ मेथड्स। जैसे कि हम अलग अलग क्रॉप्स उगाएं टाइम टू टाइम, हम कवर क्रॉप्स उगाएं ताकि जो अपर सॉइल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। कवर क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि रे, बकव्हीट, काउपी एक्सेट्रा। हम डिस्टर्ब कम करें सॉइल को। अब डिस्टर्ब किस तरीके की प्रैक्टिस से होती है, जैसे कि रिपिंग हो गया, प्लफिंग हो गया, टिलिंग हो गया, रिमूविंग, कटिंग, इन सब प्रैक्टिसेस से हमें ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और साथ ही साथ हमें मैन्योर और कंपोस्ट का यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर्स की जगह। लेकिन कई बार हम फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए
क्या करते हैं, मेन्योर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो मेन्योर की वजह से भी नाइट्रस ऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दो ये नेचुरली माइक्रोब्स एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ये गैस, लेकिन मैन्योर की वजह से इसका लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो हम मैन्योर की जगह बायोचार यूज कर सकते हैं। बायोचार क्या होता है कि हम फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न करके और फिर एक कंट्रोल्ड प्रोसेस जिसको पायरोलाइसिस बोलते हैं, हम इससे इसको बायोचार को बनाते हैं और ये नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन चलिए, ये बिल्कुल अच्छा टाइम है जब हमें इसके लाइव एग्जाम्पल देखना चाहिए जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। एक कंपनी है बॉस्टन में बेस्ड इंडिगो एग्रीकल्चर। इस कंपनी का क्या काम है कि ये फार्मर्स को अपने 75% प्रोसीड्स दे रही है जो ये कार्बन क्रेडिट से कमा रही है। अब कार्बन क्रेडिट्स कैसे कमा रहे हैं और ये प्रोसीड्स फार्मर्स को क्यों दे रही है, सोचने वाली बात है। तो ये फार्मर्स को इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए बोल रही है जिससे कि कार्बन की एमिशंस को कंट्रोल किया जा रहा है, कार्बन को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रही है और ये उसके 75% प्रोसीड्स फार्मर्स को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट्स की कि कार्बन क्रेडिट्स क्या है। अब ये परमिट होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेट करती है कि कोई भी लैंड ओनर जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकता है। अब अगर एक परमिट मिल रहा है आपको, एक कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई ग्रीन हाउस गैसेस इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मान लीजिए प्रोसीड हो रहे हैं 20,000 कार्बन क्रेडिट्स कंपनी के निकले, या फिर कह लीजिए कि फार्मर्स ने 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोक लिया, नहीं की एमिशन। ठीक है, नहीं की मतलब उन्होंने 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लिया है सॉइल के अंदर, तो इनके 20,000 कार्बन क्रेडिट्स बच गए। अब ये जो क्रेडिट्स हैं इनको किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया जाएगा जो कार्बन क्रेडिट्स को यूज करके एमिट कर सकती है दूसरी गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई और ग्रीन हाउस गैसेस। इससे जो इंडिगो एग्रीकल्चर है उसको फायदा होगा, फार्मर्स को फायदा होगा जो कार्बन एमिशन को रोक रहे हैं, लेकिन जो कार्बन एमिशन को बढ़ा रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स को यूज कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा। तो ये एक इंसेंटिव की तरह निकल कर आता है कि जो कंपनीज हैं, फार्मर्स हैं, वो एक ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और क्लाइमेट के लिए अडेप्टेबल क्रॉप्स को उगाने की तरफ जाएं। ठीक है, बात करते हैं आगे कि देखिए फार्मर्स के लिए भी फायदा है, सबके लिए फायदा है। तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसी को अडॉप्ट किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने भी, और एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जो कि एम्पावर कर रही है हमारी गवर्नमेंट को कि वो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क कार्बन क्रेडिट्स के लिए बनाए। अब इसके लिए मैं आगे चलूंगी और बात करूंगी कि देखिए जिस तरीके से हमने कार्बन क्रेडिट्स के और ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को एक साथ जोड़कर इनके फायदे बताए हैं आपको, उसी तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो चलिए नेगेटिव के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरीके से तो हम पॉलिसीज बनाते हैं, है ना। तो अगर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इतनी अच्छी है तो मैं एंड में चलते चलते एक सजेशन देना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि शायद इसके इम्पैक्ट उतने पॉजिटिव ना हो, लेकिन हाँ हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियली कार्बन को सीक्वेस्टर करें
हम कार्बन को ट्रैप करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी होती है। इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि हम कोल का जो यूजेज है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की एनवायरनमेंट में, दूसरी तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या फिर दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल या फॉसिल फ्यूल्स के यूज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इससे लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर हम बात करें नेचुरल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की, तो ये भी बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है और इतनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करना आसान भी नहीं है। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना भी उतना इजी नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है। बिल्कुल सही बात की ना मैंने। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट एनालाइज करे और देखे कि क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, और उसी के हिसाब से पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कर्ब करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बना रहे हैं, लेकिन हम दूसरे वाले इम्पैक्ट्स की तरफ नहीं देख रहे, जैसे कि हम अगर फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन को भी रोक पाए। तो एंड की तरफ चलते हुए मैं आपको बोलूंगी कि स्टूडेंट होने के नाते हम फिलहाल जागरूक हो सकते हैं और ज्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल साइंस में मैं कहूंगी कि सबका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है ये। क्लाइमेट चेंज को रोकना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स का काम नहीं है, हम लोग पर्सनली भी कर सकते हैं। जैसे कि सब लोग हर महीने एक एक पेड़ उगाएं, है ना। ये तो बहुत छोटा काम है, ये करना तो किसी के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अगर आप एक चिप्स के पैकेट में 10 रुपए लगा सकते हैं तो पेड़ भी उगा ही सकते हैं, है ना। तो चलिए, यहाँ पर मैं अपने टॉपिक को खत्म करूंगी और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एनवायरनमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दें और इस इससे भी रिलेटेड या फिर और भी इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करें, ताकि हम सब मिलकर एनवायरनमेंट के इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रोक पाए, ना कि सिर्फ हम गवर्नमेंट्स को ब्लेम करें। थैंक यू। सेव सॉइल। Thank you so much, Ms. Asta, for such a wonderful presentation and obviously your elaboration of the topic. हमें पूरी आशा है कि हमारे जितने भी ऑडियंस है यहाँ पे उन सब लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी अबाउट अ टॉपिक दैट इज बहुत एसेंशियल है जिसके बारे में आजकल जानना. एंड नाउ सिंस यू हैव completed and well presented your topic, we would now request you to answer a few of the queries that are posted by our listeners. But because of the time constraints, हम सारी queries को नहीं address कर पाएंगे, so we'll just go with a couple of them. So the first question is by Miss Preeti, and she is asking that carbon credits seem just another way for richer companies or countries to continue with their emissions. So what are your views regarding the same? बिल्कुल सही आपने समझा इसके बारे में। सो माय व्यूज आर, we could uh, we could promote our ग्रीनर टेक्नोलॉजीज, और हम बोल सकते हैं कि कंपनीज को कि वो ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल कार्बन डाइऑक्साइड को आर्टिफिशियली सिक्वेस्टर करने के लिए या फिर आर्टिफिशियली किसी रिजर्वॉयर में स्टोर करने के। तो इससे ज्यादा बेटर है कि हम ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं, स्लोली जाएं लेकिन जाएं जरूर। Oh, all right, Ms. Astan. The next question is asked by Mr. Shailendra, and he is asking that भारत में मृदा, that is soil में जो कार्बन accumulation या कार्बन संचयन पर हो रहे प्रयासों के बारे में जानकारी कहाँ मिल सकती है? मतलब what do you think are the sources जहाँ पे हम इन सब चीजों के बारे में हम information gather कर सकते हैं soil में कार्बन accumulation के बारे में? इस बारे में मैंने इतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा था।
तो मैं यहाँ से फीडबैक लेकर जाऊंगी और मैं घर जाके ज़रूर देखूंगी। It's completely fine, Asta. We absolutely respect your thoughts, and your talk was obviously a very good one for all of us. And congratulations once again for such an amazing and wonderful presentation that you made today. And I'm very much sure that you enlightened and illuminated all of the speakers, all of the listeners, and all the virtual attendees of today's session. So thank you so much again. Yeah, Asta, there's just one last question from our end as well. How has your experience been working with GSTS? Like, could you please elaborate on that? It was really wonderful. First of all, I would like to thank again GSTS team, क्योंकि शुरुआत में मेरा टॉपिक उतना ज़्यादा फ्रेम्ड नहीं था, मेरी नॉलेज बहुत स्कैटर्ड थी, दो मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखा था, पर इट वॉज नॉट फ्रेम्ड वेल। सो GSTS ने मुझे हेल्प की ताकि मैं अपनी नॉलेज को ढंग से प्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि ढंग से प्रेजेंट हम तभी कर पाते हैं जब हम ढंग से समझते हैं। तो प्रेजेंट करने से पहले मैंने और ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में जाना, और मैंने सबसे पहले तो अपने खुद के डाउट्स क्लियर करे। तो GSTS ने मेरी हेल्प करी इसमें, और खासकर मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, क्योंकि शुरुआत में मैं अपने टॉपिक में फ्रेमवर्क की वजह से थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। Astha, first of all, बहुत बहुत congratulations for this kind of a successful talk. I must say कि मैं मतलब ये बात कहना चाहूंगी, मनीष सर आप भी अग्री करेंगे, the way you handled this talk with so much patience, with calmness, बहुत बढ़िया, शाबाश, really, I must admit this thing. अगर फ्यूचर में रिसर्च का मन है तो आई एम श्योर यू गोना बी वेरी गुड टीचर। बहुत अच्छे से तुमने चीजों को रखा हमारे सामने। इवन अ पर्सन लाइक मी, I'm so bad with these kind of, I'm interested, I'm into environmental thing, but I'm very bad with technical terms and those that kind of stuff. In fact, last night when Manish sir gave me this thing ki Anuradha, you have to be there, I just went through the stuff जो आज का होने वाला था, and I was like, all right, what this thing is going to be, ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, ये क्या होने वाला है, ठीक है, but you made it so easy, so again congratulations, बहुत अच्छा लगा ये तुमसे इस तरीके का प्रेजेंटेशन सुन के देख के, you made it so easy माने for a ordinary, see किसी भी टॉक का रेलेवेंस तब निकल के आता है व्हेन यू मैनेज टू मेक द ऑर्डिनरी ऑडियंस अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग, राइट। तो जो जिनका उनसे कोई लेना देना उस तरह से नहीं है, उनके लिए आप उसको ए आसान बना दें, और बी जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दिस इज समथिंग एज यू ओनली सेड एंड वी ऑल कंफर्म दिस थिंग विद यू कि आज के टाइम में, इट्स नॉट जस्ट आज के टाइम में, हमेशा से ही यू सी, अगर यहाँ पर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इस बात से सहमत होंगे और अग्री करेंगे कि एनवायरनमेंट का क्या महत्व रहा है हमारे लिए। आज नहीं, जब हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में थे तब भी, उस स्टेज को समझने के लिए भी एनवायरनमेंट मतलब क्लाइमेट, लोकेशन एंड द कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट रन ऑन पैरेलल प्लेटफॉर्म, तो अलग अलग कभी भी नहीं हुआ। एंड यू ऑल्सो expressed your views so beautifully while explaining the differences, the uneven pattern of our geography, जो बताता है कि हर जगह एक जैसी तकनीक नहीं लगाई जा सकती है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। और वो तकनीकें क्या हो सकती हैं, उसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, हम उन सारी चीजों को जाने, अपनी ज्योग्राफी को समझें। एक तो ये हमें हमारे देश से भी नजदीक ले आएगा, और दूसरा हमारी कल्चर के भी नजदीक, और तीसरा फिर वो एप्लीकेशन हम लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सारी जो टर्म्स तुम लेकर आई, मैं सबको तो याद ही नहीं कर सकती, मुझे एक बार फिर से जाके देखना पड़ेगा कि वो चीजें क्या है, बट डेफिनेटली जैसे अब कॉलेजेस में these days पहले नहीं होता था, बट एनवायरनमेंट अब तो पूरा एक इम्पोर्टेंट पेपर बन चुका है आज के टाइम में, इट्स कंपल्सरी पेपर, राइट। हम इतना कुछ देखते हैं, इतने पेपर्स पब्लिश्ड हो रहे हैं, magazines, newspaper, the full of YouTube's, the full of all these
kind of stuff जहाँ पे you're discussing again and again the struggle with the nature, with the environment. So all these things are important for us. But what is important here to understand as the ordinary person, जो तुमने कहा अपने छोटे छोटे लेवल पे हम समझ लें, है ना, जैसे कंपोस्ट तैयार करना हर कॉलेज में, पेड़ लगा लेना, सफाई का थोड़ा ध्यान, तुमने कहा चिप्स का, हाँ चिप्स का पैकेट ले लो पर भाई उसको थोड़ा ठिकाने ठीक से लगाओ ये नहीं है कि कहीं भी जाएं और उसको हम कहीं भी गिरा दें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपस में बात करके, स्पेशली एक एक एज ग्रुप होता है जहां पर वो चीज ज्यादा अच्छे से जाती है। अगर कोई बड़ा उस बात को कह रहा होता है तो जनरली स्टूडेंट टेक इट, अरे बहुत अब ज्ञान हो गया है इस चीज पे, ये सब चीजों में हमें ऐसे बताते हैं। तो अगर हम इस चीज को अपने लेवल पे, अपने अपने लेवल पे, अपने पीयर ग्रुप्स में पहुंचा सके तो बहुत अच्छा है। तो आई एम रियली डिलाइटेड to hear this kind of simple views on very effective environmental practices जिससे हम harmful चीजों को थोड़ा कट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये मतलब पहल है। और डेफिनेटली अगेन आई कम बैक टू द टीम GSTS सर, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन ऑन दिस। बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सजेशन नहीं, मेरे पास कोई सजेशन नहीं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बस इतना मैं जरूर कहूंगी, इसको जारी रखिए और हमारे जैसे लोगों को इसका हिस्सा जरूर बनते रहने दीजिएगा। इट्स वंडरफुल थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, स्पेशली द स्टूडेंट्स, द टीम, ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड टीचर्स जो भी जुड़े हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स मनीष सर एंड आवर स्पीकर ऑफ द डे Astha. Thank you. Even I would like to congratulate Manish and his team, especially the students who have been putting in so much effort since long. And they have been organizing these vibrant sessions. And Manish, even after leaving Shamlal College, you are still into this activity. I mean, you never wish to let it die. Of course, your students are very, very energetic, and the way they talk to the invitees and the guests they invite, I mean, I am really, really impressed by their behavior and attitude also. So my heart felt best wishes to the team, the youngsters, the student organizers. And Astha is no doubt one of the most bright students of my college, history student hai, and she has been doing this in her studies also, and she is actively engaged in all these activities in college also. So I wish the way she presented here, she would take her history department, society, Sanskriti also far ahead. So thank you.